ध्यान देना, थोड़ा सा ना डिफरेंट है ये टॉपिक। मतलब आप कह सकते हो सप्लाई ऑफ गुड्स के कंपैरिजन में अगर देखें तो सप्लाई ऑफ सर्विस सर्विस के अंदर स्टडी करने के लिए बहुत कुछ है बच्चों। मतलब यहाँ पर ज्यादा फोकस्ड रहना होगा आप लोगों को। हम लोग बात कर रहे हैं सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में, एसओएस। इधर ध्यान देना बच्चों, अभी तक आपने जो पढ़ा था, जो भी प्रोविजंस पढ़े थे, वो किसके रिगार्डिंग पढ़े थे? गुड्स के रिगार्डिंग, है ना। सप्लाई ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग पिछली क्लासेस में आपने जो भी प्रोविजंस पढ़े थे, गुड्स के रिगार्डिंग पढ़े थे। और पिछली क्लासेस में सेक्शन आप लोगों ने जो पढ़ा था वो सेक्शन 12 पढ़ा था, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स जो हमने फाइंड आउट किया था अंडर सेक्शन 12 फाइंड आउट किया था बच्चों। लेकिन सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? बिल्कुल सेक्शन 13 अप्लाई होगा बच्चों। जनरल प्रोविजंस की बात करते हैं। देखो क्या लिखा है, डेट ऑफ सप्लाई। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इनवॉइस कितने टाइम में इशू होनी है, ठीक है। आपकी इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए विद इन 30 डेज और 45 डेज ऑफ डेट ऑफ सप्लाई। तो डेट ऑफ सप्लाई से विद इन 30 डेज और विद इन 45 डेज आपकी इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है सर्विस के लिए? आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि बच्चों इनवॉइस कब इशू हो रही है। क्या ये इनवॉइस प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट के अंदर इशू हो रही है? आंसर में बी यस, आंसर में बी नो। कुछ भी हो सकता है, आंसर यस भी हो सकता है और आंसर नो भी हो सकता है। तो क्या बताया मैंने आपको? डेट ऑफ सप्लाई से चेक करना है, डेट ऑफ सप्लाई से चेक करना है कि इनवॉइस विद इन 30 डेज और विद इन 45 डेज इशू हो रही है। सबसे पहला पॉइंट ये चेक करना है कि इनवॉइस विद इन 30 डेज और विद इन 45 डेज इशू हो रही है। इफ योर आंसर इज यस, तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट उनमें से जो भी अर्लियर होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। बात समझ रहे हो? और अगर आपकी इनवॉइस 30 या 45 डेज में इशू नहीं हो रही, इफ योर आंसर इज नो, कि अगर प्रिस्क्राइब टाइम में आपकी इनवॉइस इशू नहीं हो रही, इफ योर आंसर इज नो, तो डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ कंप्लीशन इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या चेक करोगे बच्चों? हाँ जी, क्या चेक करना है? इनवॉइस हमारी प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर इशू हो रही है या नहीं हो रही? अगर आंसर यस है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अगर इनवॉइस इस टाइम प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में इशू नहीं हो रही तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो आपका आंसर होगा। अच्छा, एक बात तो यहाँ क्लियर है। क्या क्लियर है? बता देता हूँ बच्चों। दोनों ही सिचुएशंस में डेट ऑफ पेमेंट को तो कंपेयर कर ही रहे हैं। देखो इस सिचुएशन में भी, इस सिचुएशन में भी, यहाँ भी डेट ऑफ पेमेंट को कंपैरिजन में लिया है, यहाँ भी डेट ऑफ पेमेंट को कंपैरिजन में लिया है। सिर्फ इनवॉइस क्योंकि टाइम से इशू नहीं हुई तो इनवॉइस को किससे रिप्लेस कर दिया? कंप्लीशन से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस किसे किया बच्चों? इनवॉइस को कंप्लीशन से रिप्लेस किया है, डेट ऑफ कंप्लीशन से रिप्लेस किया है। डेट ऑफ पेमेंट तो दोनों ही केसेस में क्या है? कंपैरिजन में, दोनों ही केसेस में कंपैरिजन में डेट ऑफ पेमेंट को तो ले ही रहे हैं। लेकिन अगर इनवॉइस टाइमली इशू होती है तो इनवॉइस से कंपेयर करेंगे, अगर इनवॉइस टाइमली इशू नहीं होती तो कंप्लीशन से कंपेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ रिटेन हो गया होगा आप लोगों को ये पॉइंट। चलो थ्योरी के ऊपर चलते हैं। यस बच्चों, देखो सेक्शन 13 के बारे में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, सेक्शन 13 जो है ये टाइम ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। वो भी किस केस में? इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। बच्चों इसमें भी 4 केसेस हैं, एक फॉरवर्ड वाला है, एक रिवर्स वाला है, एक वाउचर वाला है और एक रेजिडुअल केस। यही 4 केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे, 4 केसेस दिए हुए हैं। अच्छा, फिर इंटरेस्ट और लेट फी वाला, पेनल्टी वाला पॉइंट भी है, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में स्टडी किया था। तो शुरुआत हम हमेशा किससे करते हैं? फॉरवर्ड चार्ज। तो सबसे पहले हम प्रोविजंस किसके देखेंगे बच्चों? फॉरवर्ड चार्ज के प्रोविजन से। हाँ जी, तो देखो फॉरवर्ड चार्ज में क्या दिया हुआ है, सेक्शन कौन सा बच्चों इसका? सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। अच्छा, और इनवॉइस किस में चेक करते हैं? सेक्शन 31 रूल 47 के साथ हम लोग इनवॉइस को देखेंगे, डेट ऑफ इनवॉइस। अच्छा, यहाँ पर डेट ऑफ इनवॉइस जो है वो सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 में फाइंड आउट करेंगे। गुड्स के केस में इनवॉइस जो देख रहे थे सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 में थी, ठीक है ना। सर्विस के केस में इनवॉइस सेक्शन 31 सबसेक्शन, हाँ जी, 2 में देखेंगे। चलो देखते हैं क्या लिखा है। फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन विच द सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अर्लियर। बच्चों नीचे जो भी डेट्स दी हुई हैं उनमें से क्या लेना है? अर्लियर लेना है। जो भी पहले होगी वो टाइम ऑफ सप्लाई होगी। अच्छा, कैटेगराइज कैसे किया है, किसके बेसिस पे कैटेगराइज किया है बच्चों? कैटेगराइज किया है, यहाँ पर देखते हैं, इनवॉइस इज इशूड विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड। मैंने भी आपको ये कहा था सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि भाई प्रिस्क्राइब टाइम में, वो 30 डेज 45 डेज में क्या इनवॉइस इशू हो रही है। इफ योर आंसर इज यस, तो ए पॉइंट एप्लीकेबल होगा। इफ योर आंसर इज नो, इफ योर आंसर इज नो, तो कौन सा केस अप्लाई होगा? पॉइंट नंबर बी एप्लीकेबल होगा। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो इनवॉइस को चेक करेंगे। भाई जो इनवॉइस है, मैं बार बार आप लोगों को एक ही चीज याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इनवॉइस है ये क्या प्रिस्क्राइब्ड टाइम में इशू हो रही है? इज इशूड इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम। इफ योर आंसर इज यस, तो पॉइंट नंबर ए फॉलो करेंगे।
इफ योर आंसर इज नो तो पॉइंट नंबर बी फॉलो करेंगे। तो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले बच्चों किसे चेक करना है, किस पॉइंट को चेक करना है, बार बार बता रहा हूँ कि भाई क्या इनवॉइस प्रिस्क्राइब टाइम में इशू हो रही है, यस और नो, आपको उसे चेक करना है। इतना तो रट गया है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं बच्चों, की पॉइंट क्या है नेक्स्ट पॉइंट। सर प्रोविजन ऑफ सर्विस और कंप्लीशन ऑफ सर्विस एक ही बात है। अभी क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे बताऊंगा सारी चीज। हाँ जी, अभी तो मैं स्टार्टिंग याद करवा रहा हूँ ना। हाँ जी बच्चों, इनवॉइस इज इशूड इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम, ठीक है, उसे चेक करेंगे यस या नो। इफ योर आंसर इज यस तो कंपेयर किसे करेंगे, देखो तो कंपेयर करेंगे डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। बच्चों इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो क्या होगा आपका, बिल्कुल वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अच्छा, अगर इनवॉइस जो है वो प्रिस्क्राइब टाइम में इशू नहीं हो रही तो कंपैरिजन किस में होगा, तो कंपैरिजन होगा डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ, तो आप इसे डेट ऑफ कंप्लीशन भी बोल सकते हो, जो भी ध्रुव पूछ रहा था ना, डेट ऑफ कंप्लीशन या डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट, इन दोनों में से जो भी होगा बच्चों क्या होगा, अर्लियर होगा, ठीक है ना, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। बच्चों कंसेप्ट क्लियर हो गया, डन। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या चेक करना है, फॉरवर्ड चार्ज के केस में, सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में क्या स्टेप चेक करना है, सबसे पहले किसे चेक करोगे, यस बच्चों, कि इनवॉइस प्रिस्क्राइब टाइम में हुआ या नहीं। अच्छा, और प्रिस्क्राइब टाइम कितना है, 30 डेज एंड 45 डेज, वो भी मैं, हाँ वो भी मैं याद करवाऊंगा किस केस में 30 डेज देना है, किस केस में 45 डेज देना है, वो भी जब मैं इनवॉइस का टॉपिक करवाऊंगा उसमें मैं रिटेन करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इनवॉइस अगर प्रिस्क्राइब टाइम में इशू हो रही है तो किसको कंपेयर करेंगे, ए वाले को, डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट में जो पहले हो। बिल्कुल। और अगर इनवॉइस प्रिस्क्राइब टाइम में इशू नहीं हो रही तो डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। बिल्कुल, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। आगे देखते हैं बच्चों, इफ द अबव टू मेथड्स ए एंड बी आर नॉट एप्लीकेबल, भाई अगर ये दोनों मेथड आप अप्लाई नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे, द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑन विच द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस शोज रिसिप्ट ऑफ सर्विस। भाई तो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस शोज रिसिप्ट ऑफ द सर्विस इन हिज बुक्स, जिस दिन वो बुक्स में एंट्री करेगा कि उसे सर्विसेज रिसीव हो गई हैं उस डेट को लेंगे। अगर ऊपर वाले मेथड से आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो कौन सी डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, जिस डेट पे रिसिपिएंट ने अपने बुक्स में एंट्री की है कि उसे सर्विसेज रिसीव हो गई हैं उस डेट को मान के चलेंगे। मीनिंग ऑफ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, बच्चों ये मैं पहले ही आप लोगों को याद करवा चुका हूँ। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कैसे देखते हैं, फिर डेट ऑफ पेमेंट कैसे निकालते हैं, बताया था ना मैंने बच्चों, क्या तरीका बताया था डेट ऑफ पेमेंट का, जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा या फिर जिस दिन क्रेडिट होगी इन द बैंक अकाउंट, जिस दिन पेमेंट क्या होगी, क्रेडिट होगी इन द बैंक अकाउंट, ठीक है। इन दोनों डेट्स में से कौन सी रहेंगी, विच एवर इज अर्लियर, ये आपकी डेट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था पिछली क्लासेस में। तो डेट ऑफ पेमेंट याद हो गया आप लोगों को, डेट ऑफ पेमेंट में कौन कौन सी डेट्स को लेते हैं बच्चों, जिस दिन बुक्स में रिकॉर्ड किया आपने, जिस दिन आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया, ठीक है, उस डेट को, या फिर जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए उस डेट को, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगी वो आपकी डेट ऑफ पेमेंट कंसिडर होगी, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट जो चाहिए थी वो तो मैंने बता दी कि भाई डेट ऑफ पेमेंट कैसे निकालेंगे, है ना। डेट ऑफ पेमेंट तो याद रहेगा ना, कौन कौन सी डेट्स, भाई जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की या फिर जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए, इन दोनों में से जो भी, बिल्कुल इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो आपकी डेट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी। यहाँ पर अगर देखें तो एक टर्म क्या यूज की गई है, ध्यान देना, जो हम इससे पढ़ते हैं यहाँ लिखा है डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट टू द एक्सटेंट इनवॉइस और पेमेंट कवर्स द सप्लाई ऑफ सर्विस। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना टू द एक्सटेंट, इसको जरा देखना पड़ेगा कि ये टू द एक्सटेंट का मीनिंग क्या है, ध्यान देना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, टू द एक्सटेंट द इनवॉइस और पेमेंट कवर्स द सप्लाई ऑफ सर्विस, इसका मतलब पता है क्या बनता है, आप सिर्फ उसे ही कंसिडर करोगे जो इनवॉइस में शो किया, जितनी क्वांटिटी इनवॉइस में शो की है या जितना अमाउंट इनवॉइस में शो किया है आप सिर्फ उसी को कंसिडर करोगे, जो इनवॉइस में नहीं लिखा हुआ आप उसे कंसिडर नहीं करोगे। अच्छा, जैसे हमने पहले भी एक केस देखा था 100 केजी का था और 80 किलोग्राम इनवॉइस में शो किया था, तो हमने जो इनवॉइस में शो किया उसे लिया था। ऐसे ही वैल्यू के केस में भी जो वैल्यू इनवॉइस में शो की थी हमने उसे कंसिडर किया, बात समझ रहे हो। तो जो चीज इनवॉइस में शो हो रखी है आप उसके बेसिस पे जीएसटी की कैलकुलेशन करोगे, आप उसे कंसिडर करोगे, जो चीज इनवॉइस में नहीं लिखी हुई आप उसे इग्नोर। नेक्स्ट देखते हैं आगे, सिग्निफिकेंस ऑफ टू द एक्सटेंड टू द इन द इनवॉइस, एक्सटेंड द इनवॉइस और पेमेंट कवर्स द सप्लाई ऑफ सर्विस। सपोज ए पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, ध्यान से सुनना, सपोर्ट ए पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इज पेड इन एडवांस, भाई आपने पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन को एडवांस दे दिया और इनवॉइस इज इशूड फॉर पार्ट पेमेंट, द टाइम ऑफ सप्लाई विल नॉट कवर द फुल सप्लाई। भाई जितना इनवॉइस में शो किया है आप उसे ही लोगे, समझ रहे हो, जितना इनवॉइस में शो किया आप उसे ही लोगे, आप फुल पेमेंट को नहीं लोगे। द सप्लाई शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड टू द एक्सटेंट इट इज कवर्ड बाय द इनवॉइस, बस ये इंपॉर्टेंट है, कितना लोगे जीएसटी के लिए,
जो इनवॉइस में लिखा हुआ है आप सिर्फ उसी अमाउंट को कंसिडर करोगे। शॉर्ट में बता दिया मैंने, ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है कि भाई जितना इनवॉइस में लिखा हुआ है आप उसे ही मान के चलोगे, ठीक है। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू टाइम ऑफ सप्लाई, बच्चों इतना रेलिवेंट नहीं है इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में इसके ऊपर एग्जांपल भी नहीं ले रहा। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज कैन बी, ये तो डायग्राम आगे दिया हुआ है। चलो मैं डायग्राम दिखाता हूँ पहले आप लोगों को, ये देखो डायग्राम। अच्छा अब इन्होंने देखो यहाँ क्या लिखा, इन्होंने भी शुरुआत किससे की है, पहले नंबर पे कहते हैं भाई इनवॉइस को देखो कि भाई ये विद इन द टाइम लिमिट जो है इशू हो रही है या नहीं। अगर विद इन द टाइम लिमिट इशू हो रही है तो किसे कंपेयर करेंगे, भाई ये तो आ गई डेट ऑफ इनवॉइस, है ना, और ये दोनों क्या आ गई, जिस दिन रिकॉर्ड किए बुक्स में, है ना, और जिस दिन पेमेंट क्रेडिट हुई है आपके बैंक अकाउंट में। अच्छा इन दोनों से क्या निकलता है, इन दोनों से निकलती है डेट ऑफ पेमेंट। क्या निकलती है, पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है ना, डेट ऑफ पेमेंट निकलती है, ठीक है। आप ऐसे भी देख लो, नीचे भी इन दोनों को कंपेयर किया हुआ है, इन दोनों से क्या निकलती है, डेट ऑफ पेमेंट। अच्छा अगर आपकी इनवॉइस प्रिस्क्राइब टाइम में इशू नहीं की, आंसर इज नो, तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, हम प्रोविजन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ कंप्लीशन कह लो या प्रोविजन ऑफ सर्विस कह लो, हम उसको कंपेयर करेंगे डेट ऑफ पेमेंट से। इन दोनों में से क्या लेंगे, अर्लियर। और अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हुई है, आंसर यस है, तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट में से विचएवर इज अर्लियर। यही मैंने पढ़ाया है बच्चों को, ठीक है ना। तो लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है बट कंसेप्ट आप लोगों को रिटेन करना है, ध्यान रखना है डन। तो आपको चेक उसे ही करना है कि भाई प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में इनवॉइस इशू हो रही है या नहीं हो रही, इधर ध्यान देना। अगर आप ऊपर जो मेथड गिवन है उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय बोथ द अबव मेथड्स, भाई ऊपर दिए हुए दोनों मेथड से आप टाइम ऑफ सप्लाई अगर नहीं निकाल पा रहे तो क्या करोगे। अगर ऊपर दिए दोनों मेथड से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पा रहे तो मैंने अभी बताया था, तो कौन सी डेट को लेते हैं, डेट ऑफ जब रिसिप्ट ऑफ, रेसिपिएंट बिल्कुल रिसिपिएंट, रेसिपिएंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर देगा। बिल्कुल जब रेसिपिएंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर देगा उस डेट को हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई ले लेंगे, ठीक है। अगर ऊपर वाले दोनों मेथड से हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। ना करता है। अच्छा अब बारी आती है इनवॉइस की, भाई इनवॉइस कब तक इशू होनी चाहिए। हमने डेट ऑफ पेमेंट देख लिया, डेट ऑफ पेमेंट में हमने दो डेट्स को कंपेयर किया, जिस दिन एंट्री की थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या जिस दिन बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुए थे, विच एवर इज अर्लियर, वो हमारी डेट ऑफ पेमेंट थी, ठीक है। अब हम डेट ऑफ इनवॉइस को देख लेते हैं कि इनवॉइस कब तक इशू हो जानी चाहिए। द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, बच्चों सर्विस के केसेस पढ़ रहे हैं। अच्छा सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 अप्लाई होता है, ठीक है। गुड्स के केस में सेक्शन कौन सा था, 31 सबसेक्शन 1, और सर्विस के लिए इनवॉइस के लिए सेक्शन कौन सा है, इनवॉइस का सेक्शन कौन सा, सेक्शन 31 सबसेक्शन 2। देखते हैं क्या लिखा है। The criteria to determine the time of supply of service depend upon whether the invoice issued within the time prescribed under section 31. Following are the relevant provisions in this regard. तो ये कह रहे हैं हमारे पास तो बहुत सारे प्रोविजन है इसके रिगार्डिंग। As per section 31 subsection 2, जिसको हम सेक्शन रूल 47 के साथ रीड करेंगे, the tax invoice needs to be issued either before the provision of service or within 30 days or 45 days in case of insurance companies, banking companies, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। भाई आप कब से चेक करोगे, हाँ जी कब से चेक करोगे, सप्लाई ऑफ सर्विस की डेट से चेक करो, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, इनवॉइस कब तक इशू हो जानी चाहिए, ध्यान देना इधर, आइदर बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विस, या तो जब आपने सर्विस प्रोवाइड की उससे पहले या उस डेट तक इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए, और विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, और विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस से 30 दिन में इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए। अच्छा ये 45 डेज किसके केस में, हाँ जी बच्चों 45 डेज किसके केस में, बिल्कुल एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सब के केस में 30 की जगह कितने डेज देंगे, 45 डेज देंगे, 45 डेज का टाइम, ठीक है। तो हम यहाँ क्या चेक कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इनवॉइस कितने टाइम में इशू होनी चाहिए, या तो प्रोविजन ऑफ सर्विस से पहले या उस प्रोविजन ऑफ सर्विस के टाइम पे इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए, या फिर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है, इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए। ये तो हो गए बच्चों कॉमन प्रोविजन, ये तो हो गए जनरल प्रोविजन, ठीक है। तो डेट ऑफ इनवॉइस के केस में यही प्रोविजन फॉलो होंगे। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं, वो नीचे दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहला केस क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन का। बच्चों डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन पता है आप लोगों को, डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है। डिस्टिंक्ट पर्सन में भी दो चीजें थी, है ना, एक तो डीम टू बी डिस्टिंक्ट ऐसे ही कुछ था, एक डिस्टिंक्ट पर्सन था। बच्चों डिस्टिंक्ट पर्सन में ये था जिसका पैन नंबर सेम, जैसे मान लो मेरी खुद की 2 ब्रांचेस हैं, हाँ जी, तो डिस्टिंक्ट पर्सन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है, मान लो शिवानी की बिजनेस की 2 ब्रांचेस है हरियाणा में, एक फरीदाबाद में है, एक गुरुग्राम में है, ठीक है। अच्छा क्या दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन अलग अलग करवाना जरूरी है, यस और नो, क्या कहते हैं बच्चों। सर करवाना जरूरी होगा। यस सर। ओके बाकी बच्चे जिन्होंने ये क्लास अटेंड की हुई है वो भी आंसर कर सकते हैं। एक डिस्टिंक्ट पर्सन उसे बोलते हैं कि भाई एक ही पर्सन है लेकिन वो एक से ज्यादा जगह से बिजनेस कर रहा है, जैसे हरियाणा में वो फरीदाबाद से भी बिजनेस कर रहा है और वो गुरुग्राम से भी बिजनेस कर रहा है,
ठीक है। तो भाई क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या दोनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है बच्चों? वैसे सेम स्टेट में ना तो ऑप्शनल। विद इन द सेम स्टेट तो सर ऑप्शनल होगा ना? बिल्कुल करेक्ट आंसर। सेम स्टेट में ऑप्शनल है बच्चों, ठीक है ना, सेम स्टेट में क्या होगा, ऑप्शनल होगा। लेकिन अगर डिफरेंट स्टेट्स हो जाती हाँ तो मैंडेटरी होता। तो बच्चों पॉइंट ये है कि एक ही पर्सन है, सिंगल पैन नंबर एक ही है, लेकिन रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, अलग अलग जगह पर बिजनेस करने के लिए रजिस्ट्रेशन अलग अलग करवा रखे हैं। तो सेम पर्सन के जब एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन होते हैं, समझ रहे हो, अलग अलग जगह पर बिजनेस करने के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या कहेंगे, दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन वाले प्लेसेस को क्या कहेंगे बच्चों, डिस्टिंक्ट पर्सन कहेंगे। अच्छा वो दिल्ली और कुछ ऐसा एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, जयपुर वाला एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, ठीक है, उसके दो ऑफिसेस थे, एक दिल्ली में था एक जयपुर में था, ऐसे ही कुछ एग्जांपल था। तो दिल्ली का रजिस्ट्रेशन अलग से करा रखा है जीएसटी का, और जयपुर में रजिस्ट्रेशन जीएसटी का अलग से करवा रखा है। तो दोनों अलग अलग रजिस्ट्रेशन के लिए वो क्या कंसिडर होगा, डिस्टिंक्ट पर्सन कंसिडर होगा। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? Done। तो अब डिस्टिंक्ट पर्सन का अगर केस आता है तो क्या करो, तो यहाँ देख लेते हैं। इनवॉइस में बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग सच सप्लाई इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो इनवॉइस कब तक इशू हो जानी चाहिए, रिकॉर्डिंग सच सप्लाई इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और द बिफोर और द एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर ड्यूरिंग विच द सप्लाई वाज मेड। भाई इनमें से जो भी अर्लियर होगा ना, इस डेट तक इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए। तो सर इनवॉइस के इतने सारे प्रोविजन हो गए बच्चों, आगे और भी हैं। कंटिन्यूस सप्लाई का केस अलग है, ठीक है, मैं आप लोगों को ना अलग अलग हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये तो हो गए जनरल प्रोविजन, पॉइंट दोबारा बता दो एक बार। ये जनरल प्रोविजंस हो गए, है ना। ये कौन से प्रोविजन हो गए, डिस्टिंक्ट पर्सन वाले प्रोविजंस हो गए। और नीचे इनवॉइस के कौन से प्रोविजन दिए हुए हैं, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में क्या होगा। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में भी तीन सिचुएशन है, ठीक है। पहला ड्यू डेट वाला केस है, दूसरा इफ ड्यू डेट इज नॉट, बिल्कुल ड्यू डेट इज नॉट नोन, इफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट नोन, सेकंड केस ये हो जाएगा। और थर्ड में क्या देखते हैं, कंप्लीशन को देखते हैं वैसे, ठीक है। थर्ड केस में माइलस्टोन सेट होता है, माइलस्टोन को देखते हैं, कंप्लीशन को देखते हैं, माइलस्टोन इवेंट। तो तीन सिचुएशंस बनती हैं कंटिन्यूस सप्लाई के केस में। ये बच्चों रिटेन करवाऊंगा। पहला पहला केस तो आपको रिटेन हो गया। क्या रिटेन हुआ है भाई, 30 दिन का टाइम है, 45 दिन का टाइम है, 30 दिन का जनरल टाइम है, 45 डेज का टाइम इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, भाई इतने दिन के अंदर इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में मैंने क्या बताया, इनवॉइस कब तक इशू हो जानी चाहिए, हाँ जी, before or at the time of supplier records or before the expiry of quarter बिल्कुल during the supply was made. बिल्कुल। अच्छा अब यहाँ पर डेट्स डिटरमाइन करनी है ना, तो लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर ले लेना। लास्ट डेट ऑफ द क्वार्टर क्या हो सकती है, मान लो अप्रैल से जून का क्वार्टर है, तो क्या होगी लास्ट डेट, क्या होगी ये सोचो। हाँ जी, अप्रैल से जून का क्वार्टर 30th है, June. 30 जून होगी। तो यहाँ पर ना आपको जो डेट लेनी है ना, वो लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर लेनी होती है, उससे कंपेयर करना होता है, ठीक है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर इन केस। खैर वो तो जब अब डेटा आएगा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनवॉइस कब तक इशू हो जानी चाहिए, बुक्स ऑफ Within 30 अकाउंट्स, days. बिल्कुल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के टाइम पे, ठीक है, या फिर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर, ठीक है। इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा उस डेट तक आपकी इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए। आगे देखते हैं, प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा वैसे।